मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने गांधीवादी चिंतक और पूर्व सांसद प्रोफेसर रामजी सिंह। रामजी सिंह साहब, देश में लूट है, भ्रष्टाचार है, राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है, संसद और सरकार की नीतियों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो चुका है, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों की हमारे लोकतंत्र में जगह लगातार कम होती चली जा रही है। आखिर क्या सॉल्यूशन देखते हैं आप इसका? इसका एकमात्र समाधान है कि जनता जग जाए और ऐसे लोगों को लोकसभा में प्रवेश नहीं करने दे। आज 545 में 131 ऐसे लोकसभा के सदस्य हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस हैं। 2-3 दर्जन अरबपति और खड़गपति। अगर हम भारत की जनता को मतदाता का सही प्रशिक्षण देने में सफल हो सके तो हम जो चाहेंगे वही हो। कौन देगा सही प्रशिक्षण? जिस 131 की आप बात कर रहे हैं वो देगा सही? वो नहीं देगा। तो जो इसका दर्द महसूस कर रहे हैं नौजवान देगा, वह शिक्षक देगा, वो मजदूर देगा। वो नौजवान, वो शिक्षक, वो मजदूर इस देश में कहाँ है? किस नेपथ्य में गुम है? ऐसा है, ये कहना तो ठीक है, इसकी जिम्मेवारी बहुत कुछ सर्वोदय के कार्यकर्ताओं पर, लेकिन वो इतनी छोटी तादाद में और इतनी कमजोर और दुर्बल है कि वो अभी इस सारे काम को नहीं कर सकती, लेकिन करना चाहिए। गांधी के अनुयायी दुर्बल है इस देश में, निश्चित रूप से दुर्बल है। इस दुर्बलता को छिपाना कोई सबलता नहीं है। मैं मानता हूँ ये ठीक है कि कुछ लोग हैं, गुजरात में जाइए, महादेव देसाई के सुपुत्र नारायण देसाई अभी भी गांधी कथा समूचे देश में कर रहे हैं। चुन्नी काका हमसे भी 4 वर्ष उम्र वहां लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबका नाम आपका समय नहीं लेना चाहता। उड़ीसा में भी कुछ है, लेकिन समस्या इतनी बढ़ गई है और हमारा अभ्यास संग्राम का, सविनय अवज्ञा का और असहयोग का इतना छूट गया है। उसकी समस्याएं विकराल हैं, संघर्ष का अभ्यास छूट गया है, संगठन कमजोर है, लोग बिखरे हुए हैं। लेकिन एक बात है कि हमारी कतार में वे सारे लोग हैं, क्रांति की कतार। तो इस कतार में केवल गांधी, ये सर्व सेवा संघ के वर्कर्स केवल नहीं हो सकते, आप हैं जिनके दिल में, जो गरीबों के दिल में जो कसक है, वो सब हमारी कतार में। इसीलिए हम निराश नहीं। निश्चित रूप से आपका आशावाद जो है प्रेरित करता है। आपने जो है गांधी पर भी इतना गहन अध्ययन किया है, आपने विनोबा के साथ भी काम किया मेरे ख्याल से, और आप जेपी के साथ तो रहे ही रहे। गांधी और जेपी में क्या फर्क पाते हैं आप? दोनों इतने बड़े हैं, फर्क तो नहीं। अच्छा होता आप ये पूछते कि दोनों में समानता। ठीक है, क्या समानताएं पाते हैं आप? गांधी माने सत्य के प्रति निष्ठा, जेपी एक अप टू डेट वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़े हुए, एक समाजवादी परंपरा में और एशिया के लेनिन समझे जाने वाले, लेकिन उन्होंने नैतिकता के नाम पर सत्य को कभी छोड़ा नहीं। एक उदाहरण आपको देते हैं, 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर गवर्नर को प्रस्तुत करने थे। 5 जून को हम लोग सब साथ थे। जेपी ने कह दिया कि इतना लाख, इतना हजार है, पूरा नहीं। इसीलिए गांधी ने सत्य को कहा और जयप्रकाश ने कहा, सच कहना अगर बगावत हो तो समझो हम भी बागी। और दूसरी अहिंसा का। आज संपूर्ण मार्क्सवाद, वो कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ इनएविटेबिलिटी ऑफ वॉर, युद्ध की अनिवार्यता का नारा भूल गए। नहीं, परिस्थिति ने उनको मजबूर किया। कहते थे कि बिना युद्धे न केशवो, पूंजीवाद के साथ युद्ध होगा, लेकिन अणु युग में युद्ध का मतलब फुलिशनेस, सर्वस्व समर्पण। इसीलिए उन्होंने किया। इसीलिए जयप्रकाश जी ने ये समझा कि क्रांति भी जो होगी, समाज परिवर्तन भी जो होगा, हिंसा के अस्त्र से संभव नहीं। चूंकि राजसत्ता को आज के युग ने, विज्ञान ने इतनी शक्ति दे दी है कि ये छोटे मोटे विद्रोह जो ये हैं, नक्सलवाद कितने, उनको तो मैं कहता हूं कि आपका जो
एजेंडा है उससे मैं सहमत हूं, लेकिन आपका रास्ता गलत। गलत इसलिए नहीं कि आपकी नीयत खराब है। सरकार के पास 10 लाख ट्रेंड दुनिया की बेस्ट फौज है और 1 करोड़ पुलिस के हैं। अगर एक बार ग्रीन हंट हो जाए तो रेड हंट कहां चला जाएगा पता नहीं, लेकिन उससे सैनिक तानाशाही होगी। इसीलिए हमने उसका विरोध किया। जब सत्ता हाथ में चली जाती है सिपाहियों और फौज के हाथ में, तो जनतंत्र भी विदा हो जाता। आप गांधी और जेपी में समानता की बात करते हैं। मैं फर्क की बात इसलिए समझना चाह रहा था क्योंकि गांधी को कामयाबी मिली और लंबी कामयाबी मिली, उनके आंदोलन की वजह से देश को आजादी मिली और कमोबेश उनके रास्ते से भटकते हुए भी हम लोग करीब करीब उनके रास्ते पर चल पा रहे हैं। लेकिन जेपी ने सिर्फ 2.5 साल का एक सत्ता परिवर्तन दिया, तो जेपी से कहां चूक हुई? सत्ता परिवर्तन को क्रांति नहीं कह सकते। सत्ता परिवर्तन समाज परिवर्तन का इक्विवेलेंट नहीं होता, जिसको संपूर्ण जेपी क्रांति के कहा पास गया। समय नहीं था। जेपी आपने देखा होगा कि जेपी डायलिसिस पर रहते थे, उनके पास फिर भी उन्होंने जो चमत्कार किया वह भूतो न भविष्य थी। बिल्कुल जेपी ठीक गांधी के रास्ते पर, गांधी ने कहा गांव की ओर जाओ, जेपी ने भी गांव की ओर, गांधी आश्रम में रहे। चंबलों के डाकुओं को परिवर्तन करना गांधी तो नहीं कर, ठीक है। इसीलिए गांधी के सारे विचारों को जेपी ने चरितार्थ करने की कोशिश की। ये उनके पास समय रहता जिस तरह से तो शायद बहुत कुछ कर नहीं, सकते। अगर गांधी के पास भी समय रहता। एक बार बिरला ने उनसे पूछा कि बापू सब दिन तो आप लड़ते रहे अंग्रेजों से, तो वो तो चला गया बोरिया बांध करके, तो आप अब किससे लड़िएगा? गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल अपनी उंगली उधर कर दी थी। अगर आज गांधी जीवित रहते तो विषमता के खिलाफ। ठीक है। जेपी के जो चेले हैं लालू और नीतीश जी, ये दोनों आपसे काफी जूनियर हैं। इन लालू और नीतीश जी के समाजवाद पर क्या कहेंगे आप? इनको समाजवाद से लेना देना नहीं है, दोनों को ना लालू जी को और न नीतीश जी को। लेकिन लालू जी में एक खूबी है कि उन्होंने जो दबे पिछड़े लोगों की जो रुकी हुई आवाज थी, आपको मालूम होना चाहिए कि जब रिजर्वेशन देने का सवाल आया था तो काका कालेलकर फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के उन्होंने, लेकिन सवर्ण नेतृत्व जो भारत का है उसको दबा दिया। जनता पार्टी ने हम लोगों के समय में हुआ, हमको जूते की माला भी दी गई, आपको नहीं मालूम होगा। अपने जातियों के लोगों के, अच्छे लोगों के द्वारा। अगर कर्पूरी जी और उसके बाद ये लालू जी नहीं होते तो इतना बड़ा काम जो हमारे पिछड़े लोग हैं उनको न्याय मिलने में शायद देरी लगती। तो लालू और नीतीश जी का जहां तक प्रश्न है, नीतीश जी लालू एक ही धातु के 2 खंड हैं। ब्रेन तो नीतीश जी ही थे और यही कारण है कि ब्रेन से सिस्टमैटिक चला रहे हैं, लेकिन इनमें भी समाजवाद का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया था, लागू नहीं किया। उन्होंने भूमि सुधार आयोग स्थापित किया, उसका रिकमेंडेशन लागू नहीं किया। यानी वो कर देते हैं और लागू नहीं कर। पंचायत को उन्होंने 29 अख्तियार लिख दिया, लेकिन अभी तक असेंबली से पास नहीं कराया। लालू और नीतीश में दोनों में अगर तुलना करनी ही पड़ जाएगी तो किसको बेहतर पाएंगे आप? ये ऐसा नहीं होता है। अपने समय में लालू एक पैगंबर भी थे, माने पिछड़ी वर्गों के लिए, और कुछ दिनों के बाद, क्षमा कीजिएगा हमको बोला तो नहीं जाता लेकिन हमको कहना पड़ेगा, अपने लोकतंत्र को, परिवारवाद और अपनी पत्नी को भी बिठा दिया, किसी दूसरे लड़की को बिठाता, हरिजन को। इसीलिए वो दूसरा चरण, एक अगर पूर्णिमा थी तो दूसरी अमावस्या थी। नीतीश जी का प्रथम 5 वर्ष बड़ी आशा और उम्मीदों का वर्ष था, लेकिन उसके बाद विज्ञापन के आधार पर अपनी सफलता का कुतुब मीनार खड़ा करना एक बात है, लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही है।
लेकिन विकल्प बड़ा कठिन है। अगर परिवर्तन वक्त की मांग है तो क्या लालू यादव नीतीश कुमार के विकल्प हो सकते हैं एक बार फिर से? किसी के राजनीतिक भविष्य को पर अपनी अधूरी कम अक्ल वाली कोई टिप्पणी करना जो इतना नजदीक दोनों हों बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हमको लगता है कि इससे समय बर्बाद करने से अच्छा होगा जनता को कहा जाए कि तुम सही निर्णय दो। तो नीतीश कुमार के विकल्प लालू यादव नहीं है, आपकी बातों का इंप्रेशन ये है? इंप्रेशन आप कह सकते हैं कि तो फिर विकल्प कौन है? विकल्पहीन है अभी, विकल्पहीनता की स्थिति है, हीनता की स्थिति है। लेफ्ट साफ है, नक्सलाइट्स में ताकत है, लेकिन रास्ता गलत है। रास्ता गलत, आपस में झगड़े कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस बिहार से समाप्त हो जाए, एक भी नहीं रहे तो ज्यादा वो अच्छा ही उनके लिए भी अच्छा हुआ। इतना 3 आदमी रहने से अच्छा है कि कोई नहीं रहे, कोई नहीं रहे। तो अब यही दोनों बचते हैं। हाँ। ये झूठे वायदे करने वालों को जनता मजा चखावे, चाहे लालू करते हो चाहे नीतीश करते हो। जनता मजा चखावे। जनता तो मजा चखाती है जब उसको मौका मिलता है। नीतीश कुमार की सरकार पर आपके पांच सबसे बड़े इल्जाम क्या है? एक एक वाक्य में रामजी सिंह साहब। हम सबसे महत्व देते हैं जीविका को। जीविका के लिए कोई ऐसा कर्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। और कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं, किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया। कृषि रोड मैप चलावा है कि ये तो 2 बातें। लेकिन एक बात, गांधी ने जिस पाप को चोरी और व्यभिचार से भी बुरा, यानी शराब को गांधी ने कहा था, उसके 36 जिलों में शराब के बॉटलिंग कारखाने बनाए गए हैं, जिसका नतीजा है कि गांव के खुदरा दुकानों पर शराब के पाउच बिक रहे हैं। और अगर बिहार में इस प्रकार से नारी उत्पीड़न और व्यभिचार का होता है तो ये पाप इसका भी लगेगा। दूसरा, शिक्षा का सर्वनाश हो गया। मैं शिक्षक के रूप में और अधिकार पूर्वक, क्षमा कीजिएगा, मैं आजीवन शिक्षक रहा हूं, कुलपति से लेके एक मामूली प्रोफेसर तक। लेकिन मैं कहता हूं कि नीचे भी साफ है शिक्षा। इतनी खराब शिक्षा, आज हमको जो कुछ मिला संस्कार वो शिक्षक से, प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी शिक्षण का सर्वनाश हो गया। आज आपने सुप्रीम कोर्ट का देखा, उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हो शिक्षक को। तो मैंने एक जगह कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पर अगर शिक्षक रखा सकता है तो मुख्यमंत्री को भी कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं से ले आओ। जिस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होने के लिए 1-1 करोड़ रुपया दिया जाता है। आज मैं आ रहा हूं छपरा जयप्रकाश के नाम पर यूनिवर्सिटी से, सभी परीक्षाएं हो रही, शांतिपूर्ण कॉपी देख करके लिख रहे हैं। कोई लड़का नहीं आता है स्कूल, जाकर के क्यों नहीं देखते हैं? मुझे तो एक शिक्षक होने के नाते दर्द है। आज 13 वर्षों से विश्वविद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। इसीलिए नालंदा और विक्रमशिला की बात करने से और कुछ एक दो खड़े करने तो आप ये कह रहे हैं जमीन पर आना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ हवाई किले बना रहे हैं, जमीन पर कुछ भी ठोस नहीं कर रहे हैं। न लोगों को रोजगार दिया, न खेती के लिए कुछ किया, शराब का प्रसार बढ़ा दिया, नारी उत्पीड़न बढ़ा दिया और शिक्षा का सर्वनाश कर दिया। ऐसा देखिए, उन्होंने परिवर्तन किया था जब आए थे 5 वर्ष में। सड़कें बनी थी, अस्पताल में भी कुछ दवाएं मिल रही थी, शासन व्यवस्था ठीक कुछ हुई थी जो पहले रात में डर था। लेकिन अब करप्शन, भ्रष्टाचार, मैं कह सकता हूं 100% कि यहां नीतीश जी के शासनकाल में हर स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार भी बढ़ गया और प्रगति के लैंड रिफॉर्म्स के कोई काम नहीं हुए, शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं हुई, शराबखोरी से बिहार को बर्बाद कर दिया गया। इसीलिए हम चाहेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे भगवान उनको सन्मति दे और अच्छे रास्ते पर जाएं, क्योंकि बिहार केवल उन्हीं का
और उन्हीं की पार्टी का नहीं है। बिहार हम जैसे अभागे लोग। नीतीश कुमार जी आजकल जो है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं और इस तरह से प्रोपेगेट करते हैं चीजों को, लगता है जैसे विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। कितना यकीन करते हैं आप इस दावे पर? अगर मांगना ही हो तो बिहार को हम कहें कि सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया जाए। हमसे ज्यादा जानते हैं अच्छी तरह से मुख्यमंत्री जी कि दर्जा देने के लिए इलेक्शन, वो जो प्लानिंग कमीशन के पास जाना पड़ता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में होता है और सरकार होती है, पार्लियामेंट होता है। अगर हमको दर्जा दे दिया जाए और जो हमसे भी दुखी हैं, उड़ीसा या दूसरे कोई हो सकते हैं, उनको हमको लगता है कि उनको मानक मानना चाहिए कि पिछड़ा किसको दर्जा दिया जाए, केवल बिहार के लिए नहीं। ठीक है, तो क्या भारत को विशेष राज्यों का देश बना दिया जाए? अभी 11 विशेष राज्य हैं। देखिए लॉस्की का 28 विशेष राज्यों का एक लॉस्की का एक जज एक देते हैं, तो उसी तरह से आप कहें कि सबको पिछड़ा वर्ग बना दिया जाए, सबको ये सब ये मैं लॉस्की। तो राजनीति तो इसी चीज की हो रही है ना, सबको पिछड़ा बना, सबको विशेष बना। देखिए द टॉक ऑफ इक्वालिटी इज अनजस्ट। अगर जो पिछड़े लोग हैं, द टॉक ऑफ इक्वालिटी बिटवीन अनइक्वल इज अनजस्ट। यस, जो विषम हैं उनको सबको एक में कैसे हम बांध दें? जो हमारे मानक में पिछड़े में आवे, दुखी में आवे, उस मानक में जो आवे सबके लिए बोलना चाहिए। ठीक है, नीतीश कुमार जी आजकल जो है नरेंद्र मोदी की भी बड़ी मुखालफत करते हैं। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का आप किस हद तक समर्थन करते हैं, किस हद तक विरोध करते हैं? नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा को कहते हैं। नरेंद्र मोदी एक विचारधारा को कहते हैं, और भारत में जो सामाजिक रूप से सोचेगा वही भारत को एक रख सकेगा। जिस दिन अल्पसंख्यक हुआ तब एक पाकिस्तान बना, और जिस दिन बहुसंख्यक सांप्रदायिक हो जाएगा हिंदुस्तान का दुर्भाग्य और गंभीर होगा। तो आपकी बातों का संकेत मैं ये समझूं कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? ऐसा हम अभी कैसे कर सकते हैं? इनसे नहीं, वो बन जाए वो अलग बात इनसे है। भी कोई खराब आदमी आ जाए तो हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो जो विकल्प अभी नजर आ रहे हैं आपको, उनमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने लायक लगते हैं? सांप्रदायिक विचारधारा का कोई भी पार्टी और कोई भी व्यक्ति अगर भारत की राजगद्दी पर आएगा तो इससे बिखराव बढ़ेंगे। तो राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। आजकल लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी यही दो लोग पीएमशिप की रेस में। क्षमा कीजिएगा, राहुल जी से हमको कोई वैर नहीं, उनसे मिला भी, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन भारत में वंशवाद की एक सीमा होनी चाहिए। द्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पत्र, एक नई शक्ति, एक नई राजनीतिक ताकत अंत में भी एक निकल जाए तो अच्छा। ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी को अब छोड़ दीजिए, बीजेपी की सरकार अगर बन जाए तो उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य कौन हो सकता है? एक तो बीजेपी के विषय में ही मैंने प्रश्न कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेकिन अभी तक मैं होशियार सोबराइटी वो मुझे अभी जो लगता है वो आडवाणी साहब ही लगते हैं। और कांग्रेस में सबसे बेहतर विकल्प आपको कौन सा लगता है अगर दोबारा से कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस में तो अब हम ही कांग्रेस में चले जाए तो विकल्प लेकिन कांग्रेस में तो वंशवाद का वृक्ष इतना गंभीर हो गया है, वहाँ राहुल जी के कोई विकल्प नहीं है। विकल्पहीन कांग्रेस, तो विकल्पहीन कांग्रेस की दरिद्रता है। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति से आपकी बातों से लगता है आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दो मोर्चे इन दोनों पार्टियों ने बना रखे हैं। एक तीसरा मोर्चा है जो धुलमुल सा मोर्चा है, उसकी शक्ल धुंधली धुंधली है। एक चौथा मोर्चा है जो ख्वाबों में पल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो चार मोर्चे, इनमें सबसे बेहतर विकल्प कौन हो सकता है देश के लिए? मेरा है कि एक पांचवा मोर्चा होना चाहिए। जो होना चाहिए वो हम कह सकते हैं, होगा क्या ये तो ज्योतिषी से आप बिल्कुल होना तो चाहिए कि एक मुद्दा जो चुने, मैनिफेस्टो, प्रिंसिपल पर पॉलिटिक्स चलनी चाहिए। जो इनकार करे
ये जो बाजारवाद को खत्म करने के लिए, जैसे लैटिन अमेरिका में कुछ हुआ, उसको जो करे कि हिंदुस्तान में ग्रामीण जो भारत है उसकी जो उपेक्षा हुई है। आज मनमोहन सिंह कहते हैं कि 10% आदमी केवल खेती पर रहेगा, तो 90% किसको खाएगा? इतने बड़े योग्य अर्थशास्त्री ऐसी अप्रौढ़ बात कहते हैं। विदेशी गुलामी से ज्यादा खराब है ये कॉर्पोरेट, वो चूंकि संस्कृति भी वही आ रही है हमारे साथ। दूसरा मैंने कहा ग्रामीण भारत की सुरक्षा। तीसरा, इस शिक्षा का एक व्यावहारिकरण। हम बेसिक स्कूल कहेंगे तो कहिएगा कि आप खाली गांधी जी की बात दोहराते हैं, लेकिन उसका विकल्प कुछ नहीं है। माओ से तुमने 6 महीने तक सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए थे और नई शिक्षा पद्धति हाफ किया था। गांधी ने केवल लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, तो मोंटेसरी ने भी कहा था, इट इज एजुकेशन दैट फॉर्म्स द कॉमन माइंड जस्ट एज द ट्विग इज बेंट द ट्विग। एजुकेशन इट इज लास्ट होप ऑफ ह्यूमैनिटी, केवल भारत का ही नहीं, विश्व की। ठीक है रामजी सिंह साहब, अब हम आपसे कुछ वो चंद सवाल करेंगे जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं देंगे। जी। क्या ये सच नहीं है कि जो सो कॉल्ड गांधीवादी हैं आज, वो गांधीवादी कम और सुविधावादी ज्यादा हो गए हैं? क्या ये सच नहीं है? ऐसा पूर्ण सच नहीं, लेकिन ये सच काफी हद तक है। कुछ उसमें हैं जो ऐसे जो गांधीवाद का सेहरा रखते हैं, लेकिन गांधी के खिलाफ काम करते हैं, गांधी के खिलाफ और गांधी के विचारों के खिलाफ काम करते हैं, मठ बनाते हैं या स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसके चरण रज छूने से चंदन का पुण्य होता है। तो चूंकि सो कॉल्ड गांधीवादियों के बीच में ऐसे ही मठ बनाने वाले, स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों की बहुतायत हो गई है, इसीलिए गांधीवादियों ने अपना असर खो दिया है। बहुतायत नहीं, गांधीवादी ही बहुत कम हो गए। गांधीवादी ही बहुत कम हो गए और इसीलिए उनका असर भी खत्म हो गया है। ये हाँ बहुत कम, और तो मानना पड़ेगा कम है, असर कम है। अगर आज गांधी आ जाते तो जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक गांधीवादी ने भी कहा कि अगर कायरता और हिंसा में से को चुनना पड़ेगा मुझे, तो मैं हिंसा को चुनूंगा, और कई बार हिंसा क्रांति की जरूरत हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या गांधी भी कई बार सोचते कि इस वक्त हिंसक क्रांति की जरूरत है? गांधी ये सोचते नहीं, लेकिन अहिंसक क्रांति इतनी जबरदस्त करते जिसके सामने हिंसा की धार भी मध्यम हो जाती। जैसे देखिए, एक आपको कहें, एक बार असहयोग आंदोलन में बंद कर लिया। अब एक उदाहरण 1942 में देखिए गांधी क्या करते हैं। शेकिंग द मेन्स जब लिखा था हरिजन में, वो पढ़िए एडिटोरियल, तो आपके खून खौल जाएंगे। और कहा था ब्रिटिश सरकार को व्यंग करते हुए, इफ यू कैनॉट लीव अस टू गॉड, लीव अस टू एनार्की, बट लीव अस क्विट इंडिया। यदि तुम मुझे ईश्वर को भरोसे नहीं हिंदुस्तान को छोड़ना चाहते हो तो अराजकता के भरोसे छोड़ दो, लेकिन छोड़ के जाओ। तो अगर मनमोहन सिंह इसी तरह की आर्थिक नीति, इसी तरह की सामाजिक नीति, इसी तरह की शिक्षा नीति पर चलते रहे, तो आप कहेंगे मनमोहन सिंह भारत छोड़ो, हाँ या नहीं? बिल्कुल, अभी ही मैं कहता हूं कि अभी भी छोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छा रहेगा, उनके लिए भी सम्मान हो। और इसी तरह की नीति पर अगर नीतीश कुमार चलते रहे, एकदम, तो मैं तो मुद्दा के ऊपर हूं, मेरा व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। ग्रामीण भारत को न्याय दो, सबको काम दो, विषमता खत्म करो, शिक्षा में आमूल परिवर्तन करो। क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होनी चाहिए? निश्चित, संपूर्ण भारत में। हम तो केवल बिहार नहीं कहते, संपूर्ण भारत। मैं अखिल भारतीय नशाबंदी परिषद का सदस्य डॉक्टर सुशीला नायर की। क्या संपूर्ण शराबबंदी एक प्रैक्टिकल विकल्प है? एकदम प्रैक्टिकल विकल्प। गांधी जी ने कहा था, इतना उससे भी कड़ा बोलेंगे हम, उन्होंने कहा था कि अगर कहते हैं कि शराब के पैसे से स्कूल और कॉलेज चलते हैं शिक्षा, तो मैं देश को अशिक्षित रखना, निरक्षर रखना पसंद करूंगा, लेकिन शराब नहीं चलती। शराब केवल शरीर और मन को ही विकृत नहीं करता है, समाज को ही भ्रष्ट नहीं करता है, नैतिकता, धर्म और मानवता को भी समाप्त करता है। क्या भूमि सुधारों का सपना इस देश में कभी पूरा हो पाएगा?
भूमि सुधार से बहुत आगे बढ़ गए। जल, जमीन, जंगल, अंतरिक्ष और खनिज, इस पांचों पर किसका अधिकार होना चाहिए? ये व्यक्तिगत अधिकार नहीं, पूंजीवाद खत्म। आज जानते हैं अंबानी के पास 1,07,000 एकड़ जमीन है। आज हिंदुस्तान के ग्रामीण भारत में 5 लाख लोगों को हत्या करनी पड़ी है, तब भी रिजिग्नेशन तो बहुत छोटी चीज है उसमें। तो पाश्विक भौतिकवाद का जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रवाह चल रहा है, हम अपना धर्म, हम गांधी को भूल गए, भारत को भूल गए। और देश की दुश्मन नंबर 1 कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? देश का दुश्मन सबसे ज्यादा हम अपने हैं, जो हम गलत निर्णय देते हैं। पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन, आज हम कहते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन भी सोवरेन नहीं है। पीपल इज दी सोवरेन, जनता सार्वभौम है। ये हम आपसे ज्यादा भ्रष्ट हम हैं, हम हैं। हाँ, हम उद्धरेत आत्मना आत्मना। आपने पूछा जी। गीता में भगवान ने अर्जुन ने पूछा, कहा कि कैसे हमारा उद्धार होगा। तो ये नहीं कहा कि कांग्रेस करेगी और जनता की, उन्होंने कहा उद्धरेत आत्मना आत्माना। और भगवान बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, बाइबल में कहा है बी ए लैम्प अनटू योर। जनता को अगर हम जगह देंगे तो भारत का सब उस जगाने वाले का इंतजार है रामजी सिंह साहब। द पीपल गेट्स द गवर्नमेंट एज इट डिजर्व्स। जैसी जनता होगी वैसे होगा। yes. यहाँ हमारी तो जनता भ्रष्ट है, इसलिए राजनीतिक भ्रष्ट है। इसीलिए राजनीतिक भी भ्रष्ट है, इसीलिए। और मतदाता सजग नहीं है, इसलिए राजनीतिक भ्रष्ट। यस, गांधी जी ने भी कहा था कि एक उंगली दूसरों पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। जनता एक उंगली अगर अपने राजनीतिक नेतृत्व की तरफ उठा रही है तो निश्चित रूप से 3 उंगलियां जनता की तरफ आ रही हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं रामजी सिंह साहब, इन दिनों 90 साल आपकी उम्र हो गई, आप गरज कर बोल रहे हैं, बिल्कुल एक क्रांतिकारी गांधीवादी के दर्शन हो रहे हैं मुझे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है इन दिनों? बिल्कुल, मैं तो स्वास्थ्य की परवाह नहीं कर, हार्ट के पेशेंट हैं। हमारे डॉक्टर ने बड़ा सुंदर कहा, मैं जाता हूँ कि दिखाता हूँ दिल्ली में लोहिया हॉस्पिटल में डॉक्टर पंडित, हमने कहा क्या क्या परहेज करें। देखिए हम बहुत घूमते, कल का कभी मत रुकिए, घूमते रहिए। और हम कहा कि हम जोर से बोलते भी, कहा खूब बोलते रहिए, कोई परहेज करने की जरूरत नहीं। और जिस दिन लाइट ऑफ होगा हो। इसीलिए मृत्यु से भय नहीं और जीवन से आसक्ति नहीं। निश्चित रूप से रामजी सिंह साहब आप शताई हों, मेरी शुभकामना है। और मुझे लगता है कि आपके विचारों ने जरूर जो है हमारे दर्शकों को कुछ हद तक उद्वेलित किया होगा। आप मुहामुही में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।